प्यारे बच्चों, वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है और ये संविधान के भाग 5 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय जो वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान जो इसका भवन है इसमें ने 1958 में अपना काम करना शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय पहले मैं एक एक करके आपको वो जानकारी देने का काम करूंगा कि वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो प्रत्येक राज्य में स्थित है उनके बारे में आप विस्तार से जानकारी लेने का काम करोगे। सबसे पहले जैसा कि मानचित्र के हिसाब से मैं आपको बताने का काम करूंगा, जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1928 में की गई और न्यायिक क्षेत्र उसके जम्मू और कश्मीर है और वो जो उच्च न्यायालय है वो जम्मू और श्रीनगर में हम उसको कह सकते हैं कि वो स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसकी स्थापना 1971 में की गई और ये शिमला में स्थित है। इसके बाद हरियाणा और पंजाब, वर्तमान में हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है 1966 में ये स्थापित किया गया। उसके बाद राजस्थान जैसा कि उसका जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है, खंडपीठ जो उसकी है वो जयपुर में है और 1949 में उसने अपना काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद गुजरात, उसका जो उच्च न्यायालय है वो अहमदाबाद में स्थित है और उसने 1960 में अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद महाराष्ट्र, जैसा उसकी जो मुख्य हाई कोर्ट है उसका मुंबई में है और वो दादरा और नगर हवेली, गोवा ये भी उसमें शामिल किए गए हैं और उन्होंने 1862 में अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक, उसने 1884 में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया, वो बंगलोर में स्थित है। उसके बाद केरल, उसने 1958 में अपना काम करना शुरू कर दिया, वो एर्नाकुलम जो कि उसका एक शहर है वहाँ स्थित है। और चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय वो 1862 में ही स्थापित किया गया था। तमिलनाडु राज्य को के साथ साथ वहाँ पांडिचेरी को शामिल किया गया है और केरल के साथ साथ जो उसका उच्च न्यायालय है उसमें लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद, वहाँ 1954 में उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया हाई कोर्ट ने और 1 जनवरी 1919 में तेलंगाना के साथ साथ उच्च न्यायालय जो शब्द जोड़ा गया हैदराबाद वो 1 जनवरी 1919 में 25वें उच्च न्यायालय के रूप में उसने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है उसने 1966 में अपना काम करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है और इसके साथ साथ वहाँ इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थापित की गई है। 1956 में उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और छत्तीसगढ़ जो में जो उच्च न्यायालय है उसने 2000 में अपना काम करना शुरू कर दिया। तो उड़ीसा में जो उच्च न्यायालय है कटक के अंदर 1948 में उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में ही उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया और एक खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर को भी उसमें शामिल किया गया है। वो अपना जो खंडपीठ है वहाँ पोर्ट ब्लेयर के अंदर भी काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड जो कि उच्च न्यायालय है वहाँ नैनीताल के अंदर उसने 2000 में ही अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और उत्तर प्रदेश में यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ में उसकी बैच है, उसने आरंभ में ही 1866 में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और बिहार की राजधानी पटना है, पटना में स्थित है उच्च न्यायालय, उसने 1916 में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है झारखंड वो उसकी राजधानी रांची में स्थित है, उसने अपना काम जो है वो 2000 में करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो 7 सिस्टर है वहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड यानी कि गुवाहाटी में वो स्थित है। 1948 में ही उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया।
यानी कि उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित हुआ और गुवाहाटी में उच्च न्यायालय स्थित है। इसके साथ साथ जो उसकी खंडपीठ है वो कोहिमा के अंदर, वो जो है आइजोल के अंदर, और जो है वो ईटानगर वहाँ स्थित है। गंगटोक यानी कि सिक्किम में जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया गंगटोक के अंदर, वो 1975 में उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और हम इसके बाद देखते हैं कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ तीनों प्रदेशों में उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित किए गई। तो प्यारे बच्चों, अत्यंत ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले 1862 में यानी कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए और 1866 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। उसके बाद 1884 में कर्नाटक में शामिल किया गया। 2000 में 3 राज्य बने और वो तीनों राज्यों में ही उच्च न्यायालय जो है वो 2000 में बने, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड और झारखंड। और 2013 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, वो मेघालय और इसके साथ साथ जो है त्रिपुरा और इसके साथ साथ मणिपुर। बाकी हम देखते हैं कि 1900 और 2000 के बीच में सभी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। वो आप एक स्टेपली आपको याद करना है, यानी कि 1862, 1862, 1862, 1866, 1884, उसके बाद 1916, 1928, 1954, 1958, 1960, 1966, तो उसके बाद 1971, 1975, उसके बाद 2000, 2000, 2000, उसके बाद 2013, 2013, 2013। इस प्रकार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर के हम 25 इसको कह सकते हैं वर्तमान में। तो आगे जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आप रिलैक्स होकर इसको सुनने का काम करेंगे। आज मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि इसकी रचना को लेकर के बात है, वर्तमान में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसने विधिवत रूप से 28 जनवरी 1950 में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पहले भारत की ये संघीय अदालत थी जिसने 1937 में ही अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो आरंभ में जो इसके कुल न्यायाधीश है 1950 में उनकी संख्या 8 थी, फिर 1956 में इनकी संख्या बढ़ा करके 11 कर दी गई, 1960 में 14 कर दी गई, 1977-78 में इनकी संख्या 18 कर दी गई, 2008 में इनकी 1986 में इनकी संख्या 18 कर दी गई, 2008 में इनकी संख्या 26 कर दी गई और इसके बाद वर्तमान में जो सदस्य संख्या थी वो कुल मिलाकर के 31 थी, लेकिन 2019 में फिर इस संख्या को बढ़ा करके 34 कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत का, उसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या। सबसे पहले भारत में 1950 में ही हीरालाल जे केनिया उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो शरद अरविंद बोबड़े उनका नाम है। तो ये जीके का प्रश्न है, शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये थी रचना। तो आगे हम बात करेंगे इनकी नियुक्ति को लेकर के। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करने का काम जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऐसा करते समय वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनके जो कानून के अच्छे जानकार है, जैसा वो उचित समझता है उनकी सलाह, उनके विचार विमर्श उनके साथ करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का काम करता है। जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो वो भारत के यानी कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करता है। मुख्य न्यायाधीश के लिए ये ज़रूरी है कि वो अन्य 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके साथ भी विचार विमर्श वो करे। जब आम सहमति बन जाती है तो वो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पास नाम भेजता है। इस प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति है वो सभी न्यायालयों के, चाहे वो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायाधीशों की बात है, मुख्य न्यायाधीशों की बात है, वो नियुक्ति करने का काम करता है। ये थी नियुक्ति को लेकर के। आगे जो है वो बात है
कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए या अन्य न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं वो भी आप अत्यंत ध्यान से उनको जानोगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो उच्च न्यायालय में यानी कि उससे नीचे वाला जो न्यायालय है उसमें या एक से अधिक न्यायालयों में वो न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा वो 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत का कार्य कर चुका हो। और नंबर 3 पर जो ज़रूरी है वो राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून का अच्छा जानकार हो। ये थी योग्यताएं। आगे प्यारे बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के जो अन्य बातें हैं वेतन और भत्तों को लेकर के, यानी कि आज मैं आपको भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताने का काम कर रहा हूं। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन है 2,80,000 रुपये मंथली है वो, और अन्य न्यायाधीश है वहाँ उनका वेतन 2,50,000 रुपये है। उच्च न्यायालय वहाँ वेतन जो है मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,25,000 रुपये है। इसके साथ साथ न्यायाधीशों को जो अन्य सुविधाएं हैं वो चाहे आवास की सुविधा हो और वेतन के साथ साथ भत्तों की बात हो, अवकाश की बात हो, वो समय समय पर निर्धारित करने का काम किया जाता है भारतीय संसद के द्वारा। तो आगे जो बात है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लेकर के मैं बात बताने का आपको काम कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जो वेतन और भत्ते और कोई भी अन्य सुविधा है वो अवकाश को लेकर के वो एक बार जो संसद निर्धारित कर देती है तो जब वो अपने पद पर विराजमान हो जाता है तो उस समय उनके इन सभी सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगली जो बात है वो है हटाने की बात। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की या अन्य न्यायाधीशों की बात है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। वहाँ महाभियोग की एक विधि होती है जो अपनाई जाती है और वो उसी समय अपनाई जाती है जब कोई भी न्यायाधीश से कोई अनैतिक या कोई भ्रष्टाचार का काम करता है। वहाँ संसद के जो सदस्य उसको 2/3 बहुमत से यदि वो उसके विरुद्ध ऐसा करते हुए वो पाया जाता है और वो मतगणना यदि 2/3 बहुमत से वो पास करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा किसी भी न्यायाधीश को हटने की जो है शिकायत भारत में नहीं देखी गई है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए शपथ लेने की जो बात है, शपथ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाने का काम या तो राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति किसी अन्य को नियुक्त करता है शपथ दिलाने के लिए। तो ये है उसका शपथ लेने का कार्यक्रम। और अन्य जो उच्च न्यायालय को लेकर के अन्य जो प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, यानी कि न्यायिक व्यवस्था है जो वो उसको मुक्त रखा गया है। ऐसा प्रोफेसर ब्राइस ने भी कहा है कि किसी भी देश की व्यवस्था को यदि आपने परखना है, यानी कि उस देश की व्यवस्था कैसी है, तो सबसे पहले आप वहाँ की कानूनी व्यवस्था को देखने का काम करिए। इससे किसी भी देश की न्यायिक स्थिति का पता आपको लगेगा। और आगे प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि हम न्यायपालिका को तभी मुक्त या स्वतंत्र या निष्पक्ष कह सकते हैं यदि वो कार्यपालिका या विधानपालिका से मुक्त है। यानी कि कार्यपालिका अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका जिसको हम विधानपालिका कह सकते हैं वो अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। हम इसको चेक्स एंड बैलेंस भी कह सकते हैं, यानी कि दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो काम है केवल वही कार्य करना। तो प्यारे बच्चों, आगे कुछ ऐसी बातें हैं जिनका प्रावधान हम उच्च न्यायालय के गठन में पढ़ सकते हैं। यानी कि जो न्यायाधीश है उनका जो कार्य काल है वो थोड़ा सा लंबा रखा गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक अपना काम कर सकते हैं
और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक कोई भी न्यायाधीश अपना काम करने की उसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। और अमेरिका में ये जो आयु सीमा है वो 70 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि 70 वर्ष वो आजीवन भी अपने पद पर वहाँ रह सकता है। तो कार्यकाल थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, क्योंकि यदि कार्यकाल छोटा होता, कम होता, तो वहाँ भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा रहती, क्योंकि थोड़ी सी समय में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने की अगर कोशिश करेगा, उसे भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये थी कार्यकाल को लेकर के। आगे है उसकी जो सर्विस है, उसको थोड़ा सिक्योर किया गया है, सिक्योरिटी उसको प्रदान की गई है। तो सिक्योरिटी इस माध्यम से हम जान सकते हैं कि वैसे ही राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। वहाँ एक जो विधि है महाभियोग, वो बड़ी जटिल विधि है, वहाँ अपनाई गई है ताकि किसी भी कोई भी न्यायाधीश जो है मुक्त होकर, निष्पक्ष होकर, निडर होकर, निर्भय होकर कोई भी निर्णय देने का काम कर सके। तो ये उनके लिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों ऐसा करना। आगे कुछ अन्य बातें जो हमें जाननी है, यानी कि अगला जो मेन पॉइंट है वो है वकालत का काम करने पर मनाही। कोई भी न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में, अगर वो सेवा निवृत्त हो जाता है उसके बाद वो वहाँ वकालत का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा बढ़ने को मिल सकती है। वो अपने कदाचित अपने शक्ति का उपयोग वहाँ कर सकता है। आगे जो बात है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी न्यायाधीश किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कोई पद है उस पर विराजमान नहीं हो सकता। ये भी ऐसा भी ज़रूरी है उसके लिए। तो आगे मैं बताने का काम करूँगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि वो उसके क्षेत्राधिकार के अंदर कौन कौन सी उसको पावर है, वो सभी बातें हम यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे ताकि आप एक एक बात को यहाँ जान सको। पहला उसका जो कार्य है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, मैं आपको बताने का काम करूँगा कि वो संविधान का रक्षक है। वो कानूनों की व्याख्या करने का काम करता है। अगर संसद कोई संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई कानून बनाने का काम करती है तो उस कानून को वो रद्द कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है। अगला जो काम है वो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करेगा। वो जो भी निर्णय देने का काम करेगा वहाँ उसको सबूत के तौर पर रखा जाता है ताकि आगे कोई भी, चाहे उच्च न्यायालय हो या कोई अन्य न्यायालय हो, एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उसको देखने का काम वो कर सके। तो ये भी उसकी एक पावर है। आगे जो उसकी पावर है वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। इसका अभिप्राय ये है, रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब ये है, अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देने का काम करता है तो उसमें वो संशोधन भी कर सकता है, उसको ये पावर है। यानी कि जो सज्जन बनाम राजस्थान के मुकदमे में एक फैसला दिया गया कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान में के मौलिक अधिकारों को लेकर उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यहाँ 1967 में एक अन्य गोरखनाथ मुकदमा आया, वहाँ बताया गया कि संसद जो है वो संविधान में परिवर्तन, मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन एक बार फिर ये बात आई कि 1973 में एक मुकदमा आया, केशवनाथ भारती मुकदमा। वहाँ फिर ये बताया गया कि संसद यानी कि संविधान में कोई मौलिक अधिकारों को लेकर हम उसको कह सकते हैं या संविधान में कह सकते हैं, वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन बशर्ते संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रस्तावना में बातें बताई गई है, वहाँ उनके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो ये जो सभी बातें हैं, ये संसद की बात हो या सर्वोच्च न्यायालय की बात हो या संविधान की बात हो या हम अन्य इन सभी कानून दावपेच की जो बातें करते हैं, यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि संसद का क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। उन सभी बातों को हम जानने का काम करेंगे। आगे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने का काम करूँगा कि जो उसकी पावर है, जो क्षेत्राधिकार है, कुछ उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और कुछ उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय के, वो ये है, पहला ये है
अगर भारत सरकार और अन्य किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसा मुकदमा सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय अपने दिशा निर्देश में उसको लेने का काम कर सकता है। दूसरे नंबर पर यह बात है कि भारत सरकार यानी कि संघीय सरकार वो और उसकी तरफ कोई एक राज्य हो सकता है, दूसरी तरफ दो या दो से ज़्यादा या कोई एक राज्य हो सकता है। ऐसे मुकदमे भी सीधे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। तीसरी जो बात है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मुकदमा है उसको हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। अगली जो बात है यानी कि उच्च न्यायालय किसी कानून दावपेच की बात करें यानी कि कानूनी व्याख्या की बात करें या संविधान की व्याख्या की बात करें, ऐसे मुकदमे भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। अगली जो बात है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई समस्या है उनको भी हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि भारत सरकार उनको भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने का काम कर सकती है। अगले जो उसके क्षेत्राधिकार है वो है अपील को लेकर के। यहाँ 3 संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और दीवानी मुकदमों को लेकर के क्षेत्राधिकार, फौजदारी मुकदमों को लेकर के अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि संविधान में कुछ ऐसे कई बार ऐसे किसी भी न्यायालय में ऐसे मुकदमे आ सकते हैं कि जिन के उच्च न्यायालय यदि कोई निर्णय देता है तो उनके विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। यहाँ हम कुछ बात करेंगे दीवानी मुकदमे। प्यारे बच्चों, दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है, ये अंतर भी आपको ज़रूर अपने जहन में बिठा लेना है। दीवानी मुकदमे जो किसी प्रॉपर्टी से संबंधित या पैसे से संबंधित जो मुकदमे होते हैं तो वो उनको हम दीवानी मुकदमे कह सकते हैं। फौजदारी किसी झगड़े से संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनको फौजदारी मुकदमा हम कह सकते हैं। तो यहाँ दीवानी मुकदमों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों के विरुद्ध अपील की जा सकती है वो ये है। यहाँ अगर उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को इस प्रकार से प्रमाणित करने का काम करे कि इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो यहाँ कोई कानूनी दावपेच की बात है या संवैधानिक व्याख्या की बात है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा करने से इनकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खुद उस मामले में कह करके आदेश दे करके अनुमति प्रदान करके अपने पास उस मुकदमे को अपने पास वो मंगवा सकता है। यह है दीवानी मुकदमों को लेकर के। आगे जो है वो है फौजदारी मुकदमों को लेकर के। फौजदारी मुकदमे यानी कि यहाँ झगड़े की बात होती है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है या केंद्र सरकार या किसी राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, यानी कि बड़े स्तर का जो झगड़ा होता है। या तो उच्च न्यायालय ये कह दे कि वो खुद कह दे कि इसके विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय ये कह दे कि इसमें कोई संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है या कानूनी व्याख्या का कोई जटिल समस्या इसको लेकर के, तो वहाँ उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ भी यदि उच्च न्यायालय ऐसा करने से इनकार करता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वयं अनुमति दे करके और आज्ञा प्रदान करके अपने पास वो मुकदमा जो है वो मंगवा सकता है। यहाँ किस प्रकार के मुकदमे हो सकते हैं? यहाँ वो मुकदमे हैं यदि किसी व्यक्ति को जो है नीचे वाला न्यायालय उसको मुक्त करने का काम कर देता है, किसी अपराधी को छोड़ने का काम करता है और उच्च न्यायालय उसको कोई दंड या कोई फांसी की सज़ा देता है, तो वो फौजदारी मुकदमों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। और यदि कोई ऐसा मुकदमा है कि नीचे वाला न्यायालय उसको छोड़ने का काम करे किसी अपराधी को, लेकिन उच्च न्यायालय उस फाइल को, उस मुकदमे को अपने पास बुला करके उसको दंड देने का काम करता है, उसको सज़ा देने का काम करता है, उसको फांसी का जो हुक्म है वो देने का काम करता है, तो ऐसे मुकदमों के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला जो प्रश्न है, यदि स्वयं उच्च न्यायालय ये कह दे कि ये संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है, ये कानूनी जटिलता का प्रश्न है, तो ऐसे मुकदमों को भी सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। चौथी जो बात है 4 नंबर पर वो ये है, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि
ये जो है इसके हमारे दायरे से थोड़ा सा बाहर चला गया है, तो ऐसे प्रश्नों पर भी सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेने का काम कर सकता है, किसी मुकदमे के अपने पास से वो बुला सकता है। अगली जो पावर है वो ये है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, जैसा हमने अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों की बात को पढ़ने का काम किया, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हम उसको कह सकते हैं। वो पहले नंबर पर जैसा बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पोरस, दूसरे नंबर पर मैंडामस यानी कि परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं, तीसरे नंबर पर मनाही आज्ञापत्र, 4 नंबर पर उत्प्रशेषण, 5 नंबर पर अधिकार परीक्षा यानी कि किस अधिकार से, वो 5 बातें हमने पढ़ने का काम किया। तो वो भी हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय की, कि हम मौलिक अधिकारों का यदि हमारे साथ भेदभाव होता है मौलिक अधिकारों को लेकर के, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जो है जा सकते हैं। अगला जो पावर है सर्वोच्च न्यायालय की वो ये है, वो किसी भी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ताकि उस पर कोई निर्णय शीघ्र दिया जा सके, वो ट्रांसफ़र करवाने का काम वो कर सकता है। अगली जो बात है, संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय की पावर को लेकर के, उसके विस्तार को लेकर के समय समय पर कानून बनाने का काम करती है या कर सकती है। और ऐसा आगे बताया गया है, जैसा कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वो शक्ति प्राप्त है दुनिया के अंदर, शायद दुनिया में किसी और अन्य न्यायालय को वो प्राप्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप के द्वारा सभी बातें, यानी कि यहाँ अनुच्छेद 124 ज़रूर याद रखोगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। और चाहे जो आगे बात है वो योग्यताओं को लेकर के हो, या नियुक्ति को लेकर के हो, या वेतन को लेकर के हो, या शब्द को लेकर के हो, या उसके कि वो सेवा मुक्ति के बाद क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो सभी बातें हो, और उसके अपीलीय अधिकारों की बात हो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों की बात हो, तो यहाँ सभी बातें ये अपने जहन में उतारनी है। और इससे संबंधित जो कोई भी पर्सन, जो कोई भी समस्या आती है आपको, वो मुझे फ़ोन नंबर पर भी पूछ सकते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करोगे, ताकि हम भी अपना जो एक लक्ष्य है बच्चे, ताकि अपना लक्ष्य प्राप्त करें, उनको थोड़ा सा बताने का काम करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।